विज्ञान विषय में हम लास्ट वीडियो में चौथा पाठ ऊष्मा पाठ 4 ऊष्मा पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने ऊष्मा और ताप के मापन की विधियां पढ़ी। ताप का मापन कैसे किया जाता है, 3 प्रकार के थर्मामीटर तापमापी का अध्ययन किया। डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, अंकीय या डिजिटल तापमापी, तीनों की कार्य प्रणाली और उनका उपयोग पढ़ा। इसके बाद ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा किस प्रकार से पहुंचती है। 2 विधियों का हमने वर्णन कर लिया था, चालन विधि और संवहन विधि। जल और वायु में चालन विधि और संवहन विधि की सहायता से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब हम एक तीसरी विधि पढ़ेंगे। संवहन विधि में मैंने आपको समुद्री समीर और थल समीर के विषय में विस्तृत वीडियो बताया था। तीसरी विधि है वो है विकिरण विधि। 3 नंबर विकिरण विधि। विकिरण विधि साधारण उदाहरण में आपको बताऊं, अमूमन आपने धूप में खड़े होकर के ऊष्मा ग्रहण करने का प्रयास किया होगा, और जैसे ही आप धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है। सूर्य से आने वाली ये ऊष्मा हमारे शरीर तक पहुंचती है, हमारा शरीर उसका अब्जॉर्व करता है, अवशोषण करता है, जिससे हमें गर्माहट का अनुभव होता है। तो ये सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है वो किस विधि के द्वारा आती है? वो आती है विकिरण विधि के द्वारा। इस विधि में ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जल और वायु में ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के कणों के द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, जबकि विकिरण विधि के अंदर हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वायुमंडल में जैसे सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो वायुमंडल के अंदर वायु सब जगह होना जरूरी नहीं है, सब जगह वायु उपस्थित नहीं होती है, उसको माध्यम के कण नहीं मिल पाते हैं। लेकिन माध्यम के कण नहीं होते तो भी है वो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो वो उस विधि को हम बिना माध्यम के जो ऊष्मा पहुंचती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उस विधि को हम विकिरण विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हीटर की ऊष्मा, गर्म पदार्थ की ऊष्मा अपने चारों ओर का हवा वातावरण गर्म कर देता है। यदि यहाँ पर कोई गर्म पदार्थ रखा हुआ है तो अपने परिवेश को, आसपास के क्षेत्र को वो गर्म कर देता है, यानी उस क्षेत्र को हवा ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे वहाँ पर गर्माहट का हमें अनुभव होता है। लगभग सभी जो गर्म पिंड हैं वो सब है वो ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं, यानी गर्म पिंडों के आसपास है वो हमें गर्माहट का अनुभव होता है। सभी पिंड विकिरण विधि के द्वारा ही ऊष्मा विसरित करते हैं। जितने भी गर्म पिंड हैं वो विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, ऊष्मा को विसरित करते हैं, फैलाते हैं। उस फैली हुई या विसरित हुई हुई ऊष्मा को वो पदार्थों पर आकर के वो ऊष्मा की विकिरण टकराती हैं, और टकराने से कुछ विकिरणें तो उसके अंदर से पार हो जाती हैं, कुछ विकिरणें हैं वो टकरा करके वापस आ जाती हैं, जबकि कुछ विकिरणों को वो पदार्थ या वस्तु है
वो पदार्थ है वो उससे ऊष्मा है वो उसके प्रवेश में आ जाती है, जिससे कि हमें ऊष्मा का अनुभव, उस पदार्थ को छूने पर ऊष्मा का अनुभव हमें होता है। तो विकिरण विधि की सहायता से ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहने जाने वाले वस्त्र दो प्रकार के होते हैं। एक है वो हल्के, गर्मियों के मौसम में दूसरे वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों के मौसम में दूसरे वस्त्र पहनते हैं। यानी गर्मियों के मौसम में हम हल्के वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों के मौसम में हम गर्म या गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों के मौसम में हम हल्के वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि जो भी है वो ऊष्मा आती है वो हल्के वस्त्र पहनने से या तो उसके अंदर से बाहर निकल जाती है या उससे टकरा करके वापस है वो लौट जाती है। वो जो हल्के रंग का पदार्थ है उसका ज़्यादा अवशोषण नहीं करता है, जिससे हमें वो गर्मी कम महसूस होती है, हमारा शरीर गर्म कम होता है। जबकि गहरे रंग के वस्त्र या काले रंग के वस्त्र पहनने से जो अवशोषित की गई ऊष्मा है वो वापस विसरित नहीं होती, जिससे हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हमें सर्दी का अनुभव नहीं होता है। मैं आपको एक क्रियाकलाप के माध्यम से बता दूं। आपकी किताब का क्रियाकलाप 4.10 है। क्रियाकलाप 4.10 है। दो प्रयोग किए इसके, दो जल के पात्र लिए हैं, दो बीकर लिए, दोनों बीकरों में एक बीकर है वो गहरे रंग का, ये बीकर जो है वो गहरे रंग का है और ये है वो हल्के रंग का है। इसको बीकर ए कह सकते हैं, इसको बीकर बी कह सकते हैं। दोनों में जल भर दिया और जल भर करके इसको थोड़े समय के लिए क्या कर दिया, समान समय के लिए समान वातावरण में रख दिया सूर्य के प्रकाश से। तो दोनों का जल सूर्य के प्रकाश से गर्म होगा और एक निश्चित समय के बाद दोनों बीकरों के पानी को हम हाथ से अनुभव करेंगे कि गहरे रंग के बीकर का जो पानी है वो हमें गर्म महसूस होगा, जबकि हल्के रंग के बीकर का पानी है वो हमें इसकी अपेक्षा कम गर्म महसूस होगा। कारण कि गहरे रंग के बीकर में जो ऊष्मा की विकिरणें आई वो अंदर ऑब्जर्व हुई, वापस बाहर नहीं निकली, जबकि हल्के रंग के बीकर में ऊष्मा की विकिरण आई और वापस बाहर निकल गई। तो ये पानी कम गर्म हुआ, जबकि ये पानी ज्यादा गर्म हुआ। ये क्रिया होती है। यदि यही प्रयोग हम रात्रि के समय करते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, दोनों बीकरों में गहरे रंग के और हल्के रंग के बीकर दोनों में पानी भर करके दोनों को आपको रात्रि के समय कुछ निश्चित समय के लिए रख देते हैं और कुछ निश्चित समय के बाद जब उनका निरीक्षण करते हैं, दोनों में हाथ दे करके हम पता लगाते हैं, तो दोनों के अंदर समान तापमान का पानी यानी समान गर्म पानी हमें महसूस होगा। नहीं तो इसमें ज्यादा गर्म होगा, नहीं इसमें गर्म होगा, बिल्कुल समान तापमान का पानी हमें प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो गहरे रंग के या काले रंग के
उन्हीं वस्त्रों में क्या होता है, उन्हीं वस्त्रों के अंदर जो वस्त्र बने हुए हैं, उस ऊन, जिस पदार्थ या ऊन से बने हुए हैं, उनमें उनके रोल्स के बीच में वायु भर जाती है और जिससे उस वायु की परत से ऊष्मा की विकिरण जितनी अंदर प्रवेश करती हैं और जितना उससे वो पदार्थ या जो हमारा शरीर गर्म होता है वो वापस वो जल्दी ठंडा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर से जो अंदर से जो ऊष्मा की विकिरणें हैं वो बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे ही सर्दियों के अंदर हम दो कंबल लेकर के यदि सोते हैं तो दोनों कंबलों के बीच में एयर हवा की एक परत बन जाती है, जिससे अंदर की जो गर्माहट है, ऊष्मा है, वो बाहर नहीं निकलती और जिससे हमें वो सर्दी का अनुभव कम होता है। ऐसे ही आजकल छतों का जो निर्माण किया जाता है, मकानों की छतों का जो निर्माण किया जाता है, उसके अंदर भी डबल कोटेड होती हैं, यानी दो प्रकार की लेयर बना दी जाती है। बीच में वायु के लिए स्थान खुला छोड़ दिया जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं खोखली ईंटों के मकान जो बनाए जाते हैं वो कम गर्म होंगे और कम ही ठंडे होंगे, यानी वो जल्दी गर्म नहीं होंगे और जल्दी ठंडे भी नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर है वो बीच में एक वायु की परत बन जाती है, जिससे अवशोषित की गई ऊष्मा है वो जल्दी से बाहर नहीं निकलती और बाहर से हो ऊष्मा जल्दी से अंदर नहीं पहुंचती। तो इस प्रकार ये जो ऊष्मा की विकिरणें हैं उनको रोक करके और हम है वो सर्दी और गर्मी के अनुभव को कम कर सकते हैं वायु की परत बनाकर। विकिरण विधि की सहायता से, विकिरण विधि के दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे तक विकिरण विधि के द्वारा ही पहुंचता है। तो ये मैंने आपको विकिरण विधि यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की विकिरण विधि का क्रियाकलाप की सहायता से और उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किया है। इसके साथ है वो अपना ये ऊष्मा का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको 3 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं कक्षा 7 के अंदर। इस पार्ट के अंदर हमने है वो ऊष्मा की परिभाषा पढ़ी, ताप की परिभाषा पढ़ी, ताप के मापन की विधियां पढ़ी, ताप के मापन के जो थर्मामीटर हैं तीनों प्रकार के, तीनों के उपयोग, तीनों के क्रियाकलाप और ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि का विस्तृत से उदाहरण क्रियाकलाप के साथ मैंने वीडियो में वर्णन किया है। वीडियो को ध्यान से सुन करके, किताब से क्रियाकलाप को पढ़ करके और पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। जो प्रश्न आपको नहीं आए वो प्रश्न है वो मेरे से पूछ सकते हैं वीडियो या कमेंट के माध्यम से। बाकी जो प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, उन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में है वो विस्तृत इसके प्रश्न जो भी बनते हैं। वैसे तो सारे प्रश्न वीडियो के अंदर आ गए हैं, वीडियो को एक बार ध्यान से सुनोगे तो प्रश्नों के आंसर आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा किताब का सहारा लें। धन्यवाद। प्रश्न आपके यही होंगे, ताप किसे कहते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं, ताप का मापन कैसे होता है, किससे ताप का मापन किस युक्ति या यंत्र की सहायता से किया जाता है, तापमापी कितने प्रकार की होती है, डॉक्टरी तापमापी काम में देते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, समुद्री समीर और थल समीर क्या है, विकिरण विधि की
और अपनी नोट